हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 7 आ विजिट टू कैम्ब्रिज। तो जो ऑथर होते हैं, जो इस चैप्टर जिन्होंने लिखा हुआ है, उनका नाम है फिराडोस कांगा। वो एक राइटर है और वो कहाँ जाते हैं विजिट पे? कैम्ब्रिज में जाते हैं। मतलब वो इंग्लैंड घूमने जाते हैं और इंग्लैंड में वो कैम्ब्रिज जाते हैं और कैम्ब्रिज में जा करके वो स्टीफन हॉकिंस से मिलते हैं। स्टीफन हॉकिंस एक डिसेबल्ड है या फिर आप उन्हें डिफरेंटली एबल्ड कह सकते हैं। वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे टाइम के और उनको प्रॉब्लम है पैरालिसिस की और उसकी वजह से वो पूरी लाइफ जो है 22 ईयर्स की एज के बाद से वो व्हील चेयर पर ही हैं। अब तो उनकी डेथ हो गई है शायद 76 की एज में अप्रॉक्स, शायद उनके मुझे अच्छे से याद नहीं है, उनकी डेथ हुई है, रिसेंटली हुई है। तो तब से 22 ईयर्स की एज के बाद से वो व्हील चेयर पर ही रहे पूरी अपनी लाइफ। और वो जो बोलते हैं, कैसे बोल पाते हैं वो? उनकी जो व्हील चेयर है वो क्या है, पूरी मैकेनाइज्ड व्हील चेयर है, कंप्यूटर से कनेक्टेड है। उसका एक बटन दबा के वो उनके माइंड के सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लेता है और मशीन लाइक वॉइस में उनकी चेयर वो बातें बता देती है जो वो कहना चाहते हैं। और ये जो राइटर है हमारे, जिन्होंने चैप्टर लिखा है फिराडोस कांगा, वो एक जर्नलिस्ट हैं जो कि मुंबई में रहते हैं और वहीं पर वर्क करते हैं और राइटर भी हैं। ये कांगा जो है वो भी एक डिसेबल्ड ही हैं। उनकी जो ब्रिटल बोन्स रही थी बचपन से ही, क्या था, उनकी बोन्स ऐसी थी कि वो बहुत जल्दी टूट जाया करती थी और इसलिए वो भी व्हील चेयर यूज़ करते हैं। तो जो ये है कांगा है, ये कहाँ जाते हैं? कैम्ब्रिज की विजिट पर जाते हैं और वो स्टीफन हॉकिंस से मिलते हैं और उनकी लाइफ के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में, मतलब जो ये डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो व्हील चेयर पर होते हैं, लोग उनकी तरफ कैसा नज़रिया रखते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं कि मतलब थोड़ा अजीब सा, वो सब कुछ हमें बताया गया है इस चैप्टर में। तो ये राइटर जो है ये कहते हैं कैम्ब्रिज जो है मेटाफर बन गया है इंग्लैंड का उनके लिए। मेटाफर मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि सिंबॉलिक वे में हम यूज़ करते हैं। एक्चुअल तो वो वर्ड नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास है, कोई क्लास हो रही है और बड़ी बेकार क्लास थी, आप कहते हैं अपने फ्रेंड से, यार इतनी बुरी क्लास थी, मेरा तो सर ही फट गया। तो सर आपका एक्चुअल में तो नहीं फटता ना, आपको प्रॉब्लम होती है, तो ये सर फट गया एक मेटाफर है प्रॉब्लम का। इसी तरीके से इंग्लैंड का जो मेटाफर है ऑथर के लिए, वो कैम्ब्रिज बन गया है। मतलब कैम्ब्रिज इतना अच्छा लगा, इतना इंपॉर्टेंट बन गया। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वो घूम रहे थे वहाँ पर, तो एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट it had become altogether something else because I had met Stephen Hawkins there। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर ऑथर स्टीफन हॉकिंस से मिले। वो टूर पे थे, कैम्ब्रिज में घूम रहे थे। तो जो गाइड था वो बता रहा था ऑथर को कि जो हॉकिंस हैं वो काफ़ी बेचारे, मतलब पुअर मैन हैं, बेचारे हैं। पुअर मतलब गरीब नहीं, बेचारे हैं, क्योंकि वो डिसेबल्ड हैं। वो वर्दी सक्सेसर हैं आइजैक न्यूटन के। मतलब वो इतने महान हैं स्टीफन हॉकिंस की, आइजैक न्यूटन के जितने बड़े वो साइंटिस्ट हैं, मगर क्या है कि वो डिसेबल्ड हैं, अपनी चेयर से ही मूव कर पाते हैं, बोल नहीं पाते। ये सब बातें बोल रहा होता है उनका जो गाइड होता है, जो इस ऑथर का गाइड होता है। और ये भी बताता है कि उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी में आइजैक न्यूटन ने काम किया था, जिस पोजीशन पे काम किया था, उसी पोजीशन पर अभी स्टीफन हॉकिंस हैं। और फिर क्या हुआ, वो बताता है कि एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। वो एस्ट्रोफिजिस्ट मतलब होता है जो स्टार्स के बारे में, जैसे हमें साइड में बताया गया है, स्टार्स, प्लैनेट, इन सब के बारे में खोज करता है, रिसर्च करता है, वो एस्ट्रोफिजिस्ट होता है। तो and I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever lived here। तो मतलब वो बता रहा होता है कि ये जो ऑथर है, इन्होंने लिखा है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम भी, जो वन ऑफ द बहुत ज़्यादा बिकी है पूरी दुनिया में। ये सब कुछ जो है वो बता रहा होता है, जो गाइड होता है ऑथर को। तो चलते चलते जो ऑथर होते हैं उनको एकदम से मतलब मिलना होता है उनको स्टीफन हॉकिंस से। तो वो फटाफट से सोचते हैं कि जल्दी से मीटिंग फिक्स हो जाए। तो अपनी व्हील चेयर के पास से ही वो फ़ोन के बूथ पे जाते हैं और फ़ोन के वायर को इतनी तेज़ खींचते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो टूट ही जाएगा। और वो स्टीफन हॉकिंस के असिस्टेंट से बात करते हैं कि क्या मैं कुछ देर के लिए मतलब उनसे मिल सकता हूँ। तो उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है आधा घंटे के से मिलने गई, मतलब कि आधा घंटे के लिए वो मिल सके, इतनी अपॉइंटमेंट मिल जाती है उनको। तो फिर वो मतलब जो स्टीफन हॉकिंस के असिस्टेंट से बात करते हैं, तब वो ये भी बताते हैं कि मतलब मैं व्हील चेयर पे आया हूँ इंडिया से और मुझे मतलब थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो फिर उनकी मीटिंग फिक्स हो जाती है और 3:30 से लेकर 4 आवर तक का, मतलब 3-3:30 बजे से 4 बजे तक का उनको टाइम मिल जाता है मिलने के लिए। फिर ऐसा बोलते हैं ऑथर कि सडनली वो पूरी बॉडी में वीक सा फील करने लगते हैं। वैसे तो पूरी अभी तक की लाइफ जो थी, हर जो नॉर्मल पर्सन होता था वो उनसे बोलता था कि वीक मत बनो, मतलब करेज
रखो अपने मन में, साहस रखो, और इस तरीके की बातें हर नॉर्मल पर्सन जो इसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो उनसे बोलता है, मगर वो हमेशा दिल से करेजियस ही थे। मगर अभी क्या हो रहा था, अभी उनको, क्योंकि वो खुद एक डिसेबल्ड थे ऑथर जो है हमारे, और वो स्टीफन हॉकिंस से मिलने जा रहे थे, वो भी डिसेबल्ड है, तो उनको थोड़ा सा वीकनेस, मतलब अजीब सा फील हो रहा था कि कैसे मिलेंगे, क्या होगा वो सब। फिर इसमें आगे कहते हैं, I haven't been brave, said his disembodied computer voice. The next afternoon, I have had no choice. Surely, I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. मतलब वो ऐसे ही सोच रहे होते हैं कि जो मतलब स्टीफन हॉकिंस हैं वो पूरे अपनी मतलब जो लाइफ है उसमें अपनी व्हील चेयर पे ही हैं, और कैसा मतलब ब्रेव फील करते होंगे या कैसा फील करते होंगे, अभी हम जब दोपहर में मिलेंगे क्या बातें होंगी, मतलब ये सब जो है ऑथर वो सब कुछ सोच रहे होते हैं। बट आई केप्ट क्वाइट because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. फिर जब मतलब उनसे मिलने पहुंच गए होते हैं तो वो ये सारी की सारी, पहले वो सोच रहे थे ऑथर की क्या होगा कैसे होगा, फिर ये सारी की सारी अब बातें कर रहे होते हैं जब वो उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। तो फिर जब स्टीफन हॉकिंस बातें कर रहे होते हैं तो उनको चुपचाप बैठ के सुन रहे होते हैं। अब आगे है ये, हाँ, I spoke to him, forcing him to respond. There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. मतलब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको कि वो अपनी चेयर की हेल्प से बोलते थे, उनकी चेयर पे बटन लगा हुआ था, उससे हल्की हल्की से अपनी उनकी फिंगर जो मूव कर पाती थी उसकी हेल्प से सही वर्ड को चुन रहे थे कि कौन सा वर्ड उन्हें बोलना है। तो वो सब जो देखा था ऑथर ने वो हमें डिस्क्राइब किया है उन्होंने चैप्टर में। Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him I could feel this anguish and the mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpse. मतलब यही है, थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ की हुई है ऑथर ने हमें बताने के लिए। वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब जो स्टीफन हॉकिंस हैं वो वर्ड्स को ढूंढ रहे थे चेयर पे, तो मतलब थोड़ा सा एग्जॉस्टेड, थका हुआ सा फील कर रहे थे, क्योंकि उन्हें शायद वो वर्ड्स मिल नहीं पा रहे थे जो वो बोलना चाह रहे थे। उनके माइंड में ब्योयेंसी थी, बहुत सारे थॉट्स थे। मतलब देखिए, ब्योयेंट का मतलब होता है इंटेंसिवली एक्टिव एंड वाइब्रेंट, और बहुत ज़्यादा एक्टिव वाइब्रेंट माइंड था, बहुत कुछ सोच रहे थे वो, मगर अपने वर्ड्स को इतना एक्सप्रेस वो सर्च कर रहे थे तो बता नहीं पा रहे थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? तो वो जो ऑथर होते हैं वो बोलते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, पूरे टाइम दुखी ही रहते हैं। क्रॉनिकली अनहैप्पी मतलब पूरे टाइम दुखी ही रहते हैं। और मैंने ऐसा कहा, ऑथर बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ, मैं भी डिसेबल्ड हूँ, ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। और आप भी मतलब ऐसे ही सोचते होंगे, सब बातें सोच के हंसते होंगे, इस टाइप से ऑथर जो है वो बोलते हैं। फिर आगे, About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. फिर जो स्टीफन हॉकिंस हैं वो बोलते हैं 3 मिनट बाद, थोड़ी देर के बाद, मतलब मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है, अम्यूजिंग लगता है, मतलब मजाकिया सा इस टाइप का लगता है कि लोग मुझे पेट्रोनाइज करते हैं। पेट्रोनाइज का मतलब होता है कि मतलब मैं कैसा हूँ और मतलब इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ, इस तरीके की बातें जो है लोग करते हैं। And do you find it annoying when someone like me comes and disturb you in your work? फिर जो ऑथर हैं वो स्टीफन हॉकिंस से पूछते हैं कि क्या आपको अच्छा नहीं लगता, मतलब आप चिड़चिड़े हो जाते हैं जब मेरे जैसा कोई आपसे आके मिलता है, आपको डिस्टर्ब करता है आपके काम में। द आंसर फ्लैश्ड yes. Then he smiled his one-way smile and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. और जब ऑथर ने स्टीफन हॉकिंस से पूछा कि आप परेशान तो नहीं हो जाते मेरे जैसे लोगों से जो आपसे मिलने आते हैं, तो स्टीफन हॉकिंस ने yes कहा और फिर वो स्माइल करने लगे। वन-वे स्माइल, मतलब ऑथर तो स्माइल नहीं कर पाए थे, मतलब उनको पता था कि फिर ऑथर ने सेंटिमेंटल हुए, इस बात से दुखी नहीं हुए या फिर कोई, फिर बस वो देखते रहे स्टीफन हॉकिंस को कि, और वो ऐसा बोलते हैं उन्हें कि मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल मैन, सबसे खूबसूरत इंसान को वो देख रहे हो पूरी दुनिया में, इस तरीके का उनको लगता है। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned 3-dimensional. और ऑथर ऐसा बोलते हैं पहली बार उनको जब मैंने देखा तो मेरे को शॉक सा लग गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि
जो पूरी की पूरी फोटोग्राफ्स और सब कुछ उन्होंने देखा है न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में, वही जैसे 3D में आ गया हो, वही लाइव हो गया हो, उनको ऐसा लग रहा था ऑथर को। Then you see the head twisted sideways in a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. फिर मतलब पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं वो स्टीफन हॉकिंस को कि जो उनकी आईज, उनका जो सर था वो टेढ़ा हमेशा रहता था, और जैसे कि स्लम्प बिल्कुल घुसा हुआ, उनका जो पेट था वो अंदर घुसा हुआ था, उनकी पेल ब्लू कलर की शर्ट में, उनके जो लेग्स थे वो काफ़ी पतले थे, और उनकी आईज़ जो है वो ऐसा लग रहा था बिल्कुल कुछ कहना चाह रही हूँ, वो शांत थी मगर उसके बाद भी वो काफ़ी कुछ जैसे बोल रही हो, और ये समझ पाना मुश्किल था कि वो क्या कहना चाह रहे थे। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट यू कुड बी सीन। तो मगर आपको मतलब उन्हें देख के ऐसा हैरानी होगी, धक्का लगेगा आपको, मतलब ऐसा लगेगा कि आप कुछ ऐसा देख रहे हो जो शायद आपने कभी सोचा ना हो कि आप देखेंगे। बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर वर्न सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड इज द इनकैंडिसेंस ऑफ अ मैन। मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि उससे पहले जैसे कि कोई लैंटर्न होती है ना, लाइट, जैसे लालटेन बोलते हैं हम लैंटर्न को हिंदी में, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आप किसी लालटेन को देख रहे हो जिसके अंदर से लाइट निकल रही है, और ऐसा ही मुझे मतलब देख के लग रहा था स्टीफन हॉकिंस को जैसे कि मैं किसी लैंटर्न को देख रहा हूँ जिसमें से लाइट्स निकल रही हो, मतलब उनकी ग्लोरी को बता रहे हैं। स्टीफन हॉकिंस की जो पर्सनालिटी वो थी वो इतनी अच्छी थी, उसको कंपेयर किया है ऑथर ने मतलब एक उससे, लैंटर्न से। The body, almost irrelevant, exists only like a case made of shadows, so that I, no believer in eternal souls, know that this is what each of us is. Everything else an accessory. तो मतलब ऐसा वो आगे बता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पोएटिक लैंग्वेज यूज़ किया ऑथर ने कि पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं मतलब ये जो है ना अभी स्टीफन हॉकिंस को कि जो मैं, उनकी बॉडी जो है उसमें तो मतलब कुछ ऐसा इरेलीवेंट सी थी, कोई अच्छी नहीं थी, मगर उनकी जो बॉडी की जो शेडो थी, मतलब उनकी जो ऑरा थी ना वो बहुत ही ज़्यादा गजब की थी। और मेरे को तो ऐसा बिलीव नहीं है, राइटर बोल रहे हैं कि एटर्नल सोल की हमारी जो आत्मा है वो हमेशा रहती हो, ऐसा मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मगर कुछ तो था, मतलब कि हम लोग हैं, हमारी बॉडी है, हमारी एसेसरी है, मगर इन सब में कुछ ना कुछ तो स्पेशल था। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. फिर जो ऑथर हैं वो बोलते हैं उनसे कि आपको क्या लगता है कि बेस्ट थिंग क्या है डिसेबल्ड होने में। फिर आंसर मिलता है आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। तो स्टीफन हॉकिंस बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अच्छा होता है डिसेबल्ड होने में। आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। फिर वो बोलते हैं कि मतलब जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप डिसेबल्ड होके ये पता लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में कितनी काइंडनेस है या फिर दया है। तो बोलते हैं येस ही सेड इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. तो फिर इस बात पे वो बोलते हैं जो ऑथर होते हैं कि ऑथर नहीं, अब स्टीफन हॉकिंस बोल रहे हैं कि जो ये मेरी वो है व्हील चेयर, इसका डिसएडवांटेज ये है कि वॉइस सिंथेसाइजर है, वॉइस को कन्वर्ट कर देती है मशीन लैंग्वेज में। तो मैं ये नहीं बता पाता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, किस भाव से हम लोग, जैसे हमारे जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होते हैं तो उसके हिसाब से हमारी वॉइस की टोन भी चेंज होती है ना। तो स्टीफन हॉकिंस तो एक मशीन के थ्रू बोलते हैं तो उनकी वॉइस में इस तरीके के चेंजेस नहीं आ पाते। तो वो यही बोल रहे होते हैं कि मैं ये नहीं शो कर पाता हूँ कि कितना एंथुसियास्टिकली मैं आपकी बात से इस बात पे एग्री कर रहा हूँ कि वर्ड में हमें काइंडनेस का पता लगता है, मतलब एक डिसेबल्ड पर्सन को इस बात का ज़्यादा पता लगता है। Every time I shifted in my chair or turned my waist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my life. फिर वो बोलते हैं हर बार जब भी मैं चेयर पे टर्न होता हूँ अपनी वॉच में मतलब टाइम देखता हूँ, मैं चाहता हूँ आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 मिनट्स काउंट। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ये टाइम है 30 मिनट्स है ना, इसको मैं इस तरीके का बनाना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ इसमें अच्छा हो पाए, कि कुछ स्पेशल हो पाए। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सलरेशन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी। फिर वो बोलते हैं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है ये कि मेरी बॉडी में कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन
दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। तो फिर वो आगे बोलते हैं स्टीफन हॉकिंस की इस बात से कोई मतलब नहीं फ़र्क पड़ता है कि मैं बोल नहीं पाऊँगा या कभी भी खड़ा नहीं हो पाऊँगा। वो यही बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ये पॉसिबिलिटी है, हमारे माइंड में। वो फ़िलहाल अपने माइंड की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी थॉट्स से वो चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं और वो ये उनको कि वो कभी बोल नहीं पाएंगे या फिर कभी भी चल नहीं पाएंगे। I told him how he had been an inspiration beyond glitch for me and surely for others. Did that thought help him? फिर वैसा बोलते हैं, मतलब ऑथर बोल रहे हैं स्टीफन हॉकिंस से कि जो थॉट है, मतलब लोग उनको, स्टीफन हॉकिंस को भी पता है कि वो कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है पूरी दुनिया के लिए, तो क्या ये जो थॉट है वो स्टीफन हॉकिंस को हेल्प करती है? तो वो बोलते हैं नो। ही सेड आई थॉट हाउ फूलिश आई वॉज टू आस्क व्हेन योर बॉडी इज अ claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day. It doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. तो फिर वो इस बात पे बोलते हैं, क्लिशे का मतलब देख लेते हैं, फ्रेज और आइडिया यूज सो ऑफन दैट इट लूजेस इट्स मीनिंग। मतलब कोई चीज़ बार बार कही जा रही है तो मतलब उसका मतलब ही खत्म हो जाता है। और क्लेस्ट्रोफोबिक का मतलब होता है वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग, मतलब जो बहुत ही छोटा हो और जिसमें थोड़ी सी घुटन हो रही हो। तो स्टीफन हॉकिन, मतलब जब ऑथर उनसे पूछते हैं कि आपकी जो थॉट है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या इस बात से आपको अच्छा लगता है, हेल्प मिलती है? तो स्टीफन हॉकिन मना कर देते हैं कि मतलब आई थॉट हाउ फूलिश आई वॉज टू आस्क। वो मना कर देते हैं बिल्कुल कि नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर ऑथर को लगता है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, ये बात मैंने पूछी है। फिर वो बोलते हैं कि जब आपकी जो बॉडी है वो ऐसी हो गई है जो बहुत ही छोटी है और आप रूम में रहते हैं जो बहुत ही सफोकेटिंग है, तो ये दुनिया में लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस बात से जनरली फ़र्क फिर नहीं पड़ता है। इज़ देयर एनी एडवाइस, इज़ देयर, फिर बोलते हैं कि क्या आप कोई एडवाइस जो है आप देना चाहेंगे डिसेबल्ड लोगों को, समथिंग दैट माई हेल्प मेक लाइफ बेटर। मतलब आप डिसेबल्ड लोगों को एडवाइस देना चाहेंगे जिससे उनकी लाइफ जो है थोड़ी बेटर हो पाए। तो वो बोलते हैं स्टीफन हॉकिन, दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो वो स्टीफन हॉकिन जो है वो रिप्लाई करते हैं कि डिसेबल्ड लोग जो हैं उनको इस बात पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं, और ये जो डिसेबल्ड ओलंपिक्स वगैरह है ये सारी की चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम है। आई नो व्हाट यू मीन। आई रिमेंबर द ईयर आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। फिर जो ऑथर होते हैं वो स्टीफन हॉकिंग की इस बात से अग्री करते हुए रिप्लाई करते हैं कि मुझे याद है कई साल पहले मैं ट्राई कर रहा था सीखने का स्पेनिश गिटार, जो कि इतना बड़ा था कि मतलब मेरे साइज से भी ज़्यादा बड़ा था, और एक दिन मैंने बहुत ही ग्लीफुली, मतलब बहुत ही खुशी से उसको तोड़ दिया रात के टाइम। द हाफ आवर वॉज अप, अब 1 घंटा ख़त्म हो गया था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, आई सेड ग्रिनिंग थैंक यू फॉर। फिर वो 1 घंटा ख़त्म हो जाता है और फिर थैंक यू बोलते हैं कि मतलब ऐसे बोल के कि 1 घंटे में मैंने आपको सॉरी आधा घंटा ख़त्म हो जाता है, और ऑथर बोलते हैं आधे घंटे में मैंने आपको परेशान कर दिया। तो फिर थैंक यू बोल के जा रहे होते हैं। फिर तभी स्टे, आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। फिर जो स्टीफन हॉकिन होते हैं वो ऑथर से बोलते हैं रुको और मैं तुम्हें गार्डन दिखाऊंगा अपना, मतलब चाय पी के जाना और मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ। द गार्डन वॉज अ बिग एज अ पार्क बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हीलचेयर while I dodged to keep out of the way। मतलब गार्डन जो था वो बहुत ही बड़ा सा था, पार्क के बराबर था, और स्टीफन हॉकिन अपनी चेयर पे बैठ करके पूरे के पूरे गार्डन में घूमे थे और एक एक कोने पे जा रहे थे। वी couldn't talk very much, the sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare। और उसके बाद जब वो गार्डन में थे उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बात नहीं की, और वो सन में जब थे तो बिल्कुल चुप हो गए थे, और उनकी जो स्क्रीन थी जिस पे लेटर दिख रहे थे वो भी मतलब अब उस पर कोई लेटर नहीं दिख रहा था। An hour later we were ready to leave, और 1 घंटे बाद हम लोग वहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे। I didn't know what to do, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँ। I could not kiss him or cry. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening। और मतलब उस ऑथर को नहीं पता था कि वो क्या करे, ना ही वो उन्हें किस कर सकते थे ना ही रो सकते थे। तो ऑथर ने उनका शोल्डर छुआ एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और फिर अपने व्हील चेयर से वो बाहर की तरफ चले गए। आई लुक्ड बैक एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग दो ही वॉजंट। और फिर ऑथर कहते हैं कि उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और मतलब वो जानते थे कि वो उन्हें वेव कर रहे हैं
स्टीफन हॉकिंग मतलब स्टीफन हॉकिंग की बॉडी तो हिल नहीं सकती थी ना, मगर ऑथर कहते हैं कि मन ही मन ज़रूर वो मुझे मतलब वेव कर रहे थे। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा वो नहीं कर रहे थे क्योंकि वो कर ही नहीं सकते थे ना। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had only believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now. फिर मतलब वो यही कहते हैं जाते हुए मैं मतलब उनको ब्रेवेस्ट थे, मतलब जितने भी लोगों से अभी तक वो मिले थे स्टीफन हॉकिंस उनमें से सबसे ज़्यादा ब्रेव थे और मैंने बिलीव किया था बहुत सारे सालों से अलोन। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, मतलब फिर वो कहते हैं कि मेरे को अभी तक के लिए जो मेरी जर्नी थी उनसे मिलने की वो अभी ख़त्म हो गई है। काफ़ी ज़्यादा पोइटिक लैंग्वेज थी इस चैप्टर में। तो समरी यही है कि जो ऑथर थे वो गए थे कहाँ पर, कैम्ब्रिज में, और वो स्टीफन हॉकिंस से मिले, उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ वो सारा का सारा हमने पढ़ा। और फिर उसके बाद ऑथर ने एक आधा घंटे का टाइम लिया था, फिर उनसे बात कर रहे थे कि आप डिसेबल लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्टीफन हॉकिंस बोलते हैं उन्हें अपनी टैलेंट्स पे ध्यान देना चाहिए और ओलंपिक्स, डिसेबल्ड वाले ओलंपिक्स बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं। फिर आगे जब वो आधा घंटा ख़त्म हो जाता है तो ऑथर जा रहे होते हैं वहाँ से, फिर स्टीफन हॉकिंस उनको रोकते हैं और कहते हैं कि चाय पी के जाना। फिर वो उन्हें उनके गार्डन में लेके जाते हैं। फिर एक घंटे बाद जो ऑथर है वो वहाँ से वापस आ जाते हैं और फिर वो उनको लगता है कि वो मतलब सबसे ज़्यादा ब्रेवेस्ट पर्सन से मिले हैं। यही सब है इस पूरे चैप्टर में। थोड़ा अजीब सा चैप्टर था बट हो गया ख़त्म। तो थैंक यू सो मच।